हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अब एसी ब्रिज के अपने लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे एसी ब्रिज फॉर इंडक्टेंस मेजरमेंट। हमने ये बताया था कि एसी ब्रिज पे जो प्रॉब्लम आपका फॉर्मेशन है उसमें एक वैरायटी है कि आपको सर्किट सेटअप का नाम याद रखना है, उस सर्किट सेटअप की एप्लीकेशन याद रखनी है, एज वेल एज उसकी बैलेंस इक्वेशन निकालनी है। तो इसके सबसेक्शन में, एसी ब्रिज के सबसेक्शन में इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए कौन कौन से ब्रिज काम में आएंगे उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप जब अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप एक एक करके नोट्स बनाइए और अपनी हेडिंग को तो उनको एक हेडिंग के नीचे सारे, जब आपके सारे नोट्स हो जाते हैं, आपने सारे पॉपुलर ब्रिजेस पढ़ लिए हैं, तो लास्ट पेज पे आप हेडिंग डाल के और उनको सबसेक्शन में बांटिए कि हमने पहले पढ़ा है रेजिस्टेंस के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज, तो ये हो गया केवल डीसी मेजरमेंट के लिए। फिर उसके बाद में आप एसी ब्रिज में फिर आप सबसेक्शन करिए इंडक्टेंस मेजरमेंट, फिर इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए अलग अलग ब्रिज, उनका नाम और वो क्या क्या आपको उनके सेलिएंट फीचर्स हैं, वो जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको 2 से 3 बार रिपीट करूंगी। अपने इस वीडियो को, जब मैंने वीडियो के कंटेंट्स डेवलप किए हैं अपने इन मेजरमेंट के सिलेबस के लिए, तो मैंने बीटेक के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखा है जिनको कि एक सब्जेक्टिव आंसर लिखना होगा, जिनको कि कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कुछ थ्योरी मैटर चाहिए ताकि वो एक अपना स्कोर अच्छा कर सके मेजरमेंट में, एज वेल एज जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जो हमारे बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें स्टेटमेंट वाइज पूछे जाने में मेजरमेंट एक बहुत मेजर रोल अपना इंक्लूड करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जो भी आप किसी उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो जेईएन का है, चाहे वो आपका जेई का है, चाहे वो आपका एसएससी का है, और इस तरह के एग्जाम्स में तो स्टेटमेंट वाइज आना ही आना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल और एआईसी वालों के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये सारा जो आपका कंटेंट डेवलप किया गया है वो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को बार बार मैं भी यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका एक भी स्टेटमेंट वाइज जो प्रॉब्लम है वो आपका गलत ना हो और बार बार सुनने से आपको उसे याद करने में और उसे समझ पाने में भी आसानी हो। उनको अंडरलाइन करना, उनको बार बार मेंशन करना, एज वेल एज उन सभी पॉइंट्स को मैं अपने जो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो मैं की पॉइंट्स की स्लाइड आपको प्रोवाइड करती हूँ उसमें भी मैं मेंशन कर रही हूँ वो सारे स्टेटमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन टॉपिक्स को लेके प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन्हें ध्यान से पढ़ें और बहुत छोटे छोटे सबसेक्शन में बनाया है सारे कंटेंट को ताकि आप एक से एक कोरिलेट करके उनको रिकॉल करने में आपको ये मदद कर सके। तो पहला जो पॉपुलर ब्रिज है वो है इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज को हम पहले उनका सर्किट डायग्राम याद करेंगे, उसकी बैलेंस इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके हम आपके जो समरी के फॉर्म में इसके सेलिएंट फीचर्स डिस्कस कर लेंगे। तो मैक्सवेल ब्रिज है अननोन इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, अननोन कॉइल का इंडक्टेंस एज वेल एज क्यू फैक्टर मेजरमेंट करने के लिए। ये आपकी सारी आर्म्स हैं जो ऑलरेडी फिक्स होती है, R2 और R3 आपका रेजिस्टिव एलिमेंट्स हैं, और ये जो आपका वेरिएबल स्टैंडर्ड आर्म है उसमें एक वेरिएबल R है जो R4 है और एक वेरिएबल कैपेसिटर है जो C4 है। आप यहाँ पे अपने अननोन कॉइल को अटैच करते हैं, अननोन कॉइल को आप यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, फिर R4 और C4 को तब तक वेरी करते हैं जब तक कि आपको डिटेक्टर में आपको 0 ना मिल जाए या डिटेक्टर में 0 डिफ्लेक्शन ना आ जाए। उस जगह पे जब इसमें 0 आ गया तब आप C4 और R4 की वैल्यू को नोट डाउन कर लेते हैं। ये वैल्यू आपको पहले से पता है। उस कंडीशन में इन सब नोन वेरिएबल्स के साथ या इन नोन कंपोनेंट्स के साथ आप इसके भी जो पैरामीटर्स हैं जिसमें कि आपको इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका इंडक्टेंस क्या है, और ये जो सोर्स आपने लगाया ये भी आप ही ने अप्लाई किया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है। तो ओमेगा, RX और LX इनको कैलकुलेट करके आप Q ऑफ द कॉइल ऑल्सो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी हम पहले हो गया ये इसका सर्किट डायग्राम। एक इंडक्टेंस होगा, इंडक्टेंस के अपोजिट में ध्यान रखिएगा कि अगर पैरेलल में R और C लगाए हैं तो ये आपका एक मैक्सवेल ब्रिज है, ठीक है, अपोजिट में लगे हैं। एक और ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी कि इसके अपोजिट में लगेगा, अपोजिट आर्म में C लगेगा और C और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा मैक्सवेल ब्रिज में। अब हम इसकी बैलेंस इक्वेशन निकालते हैं।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देने के लिए या एक ट्रिक बताऊंगी कि जब भी किसी भी ब्रिज का सेटअप आए और उस ब्रिज के सेटअप में अगर आपको कैपेसिटर दिया गया है विथ पैरेलल टू आर, तो आप जैसे देखिए अगर इसकी आप इम्पीडेंस निकालेंगे तो इम्पीडेंस क्या होगी, Z4 विल बी R4 प्लस 1/j ओमेगा C4। ठीक है, इसको आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें अलग करने होते हैं, तो इसको फिर आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है 1 प्लस j ओमेगा C4 R4 अपॉन j ओमेगा C4। ठीक है, माइनस j को आप और कॉमन लेके और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आएगा। बैलेंस इक्वेशन से फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि जब भी C और R का कॉम्बिनेशन किसी भी ब्रिज की ब्रांच में दिया हुआ हो तो उसका इम्पीडेंस ना निकालें और आप उसका एडमिटेंस का एक्सप्रेशन रखें। y ऑफ C क्या होता है, y ऑफ C विल बी 1/r प्लस j ओमेगा C। ये वाला एक्सप्रेशन रखिएगा। इस एक्सप्रेशन से आपकी बैलेंस इक्वेशन के जो फाइनल कंक्लूजन है वो जल्दी आ जाएंगे। नोट डाउन अ की फैक्टर कि जब भी R और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसी भी ब्रिज की ब्रांच में दिया हो तो इंक्लूड द एडमिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच, और फिर आपकी बैलेंस इक्वेशन बहुत जल्दी से निकल जाएगी। आपको जो टाइम लगना था वो टाइम आपका कम हो जाएगा और आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस ब्रिज की बैलेंस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं या फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा, आपको ये ZX बाय R3 डिटेक्टर जिन दो कनेक्टिंग आर्म्स के बीच में लगा है, दिस बाय दिस शुड बी दिस बाय दिस, ZX बाय R3 शुड बी R2 बाय Z4। ऐसे ही ना आप इसको लिखेंगे, ZX शुड बी R2 R3 बाय Z4। बी केयरफुल, Z4 की जगह आप लिखेंगे R2 R3 Y4, 1/Z4 इक्वल्स टू Y4। अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल में R और C हो तो Y4 लिखिए, तो कितना सिंपल हो गया, R2 R3 Y4 क्या होगा, 1/R4 प्लस j ओमेगा C4। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है कि एडमिटेंस कैसे लिखते हैं। पैरेलल ब्रांच की एडमिटेंस जुड़ती है और सीरीज ब्रांच की इम्पीडेंस आप सिंपली जोड़ते हैं, है ना। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो है सिंपल हो गया। ZX अननोन जो आपकी इंडक्टेंस C उसका इम्पीडेंस क्या होगा, RX प्लस j ओमेगा LX, है ना। LX और RX अगर हम इस अननोन इंडक्टर के अगर पैरामीटर्स मान रहे हैं तो हो गया बहुत सिंपल। आप इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट को अगर अलग अलग करेंगे तो RX विल बी R2 R3 बाई R4, ये हो गया ना रियल पार्ट। ठीक है, और j ओमेगा और LX इक्वल्स टू क्या हो गया, j ओमेगा और j ओमेगा को आप हटा देंगे तो आपका आ जाएगा R2 R3 C4, है ना। तो ये आपके आ गए हैं बैलेंस इक्वेशन में अननोन कॉइल का इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। इस बैलेंस इक्वेशन में इन कंपोनेंट की वैल्यूज को ध्यान में रखिए, ध्यान से देखिए कि RX को R2 और R3 आपके फिक्स है, वेरिएबल कंपोनेंट्स क्या है C4 और R4। यहाँ पे बैलेंस अचीव करने के लिए हम C4 को भी वेरी करते हैं, R4 को भी वेरी करते हैं। अगर यहाँ पे RX को देखें तो RX की डिपेंडेंसी है केवल R4 पे, LX की डिपेंडेंसी है केवल C4 पे। तो दोनों ही आपके जो बैलेंस इक्वेशंस हैं वो अलग अलग वेरिएबल पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह की बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर इसमें भी C4 आ रहा होता तो आप क्या करते, पहले अगर मान लीजिए कि फॉर अजम्पशन मान लीजिए इसमें एक्सप्रेशन में भी C4 आता, ठीक, तो पहले आप C4 और R4 के लिए RX को बैलेंस करते, फिर इसके रियल पार्ट आपका बैलेंस हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अनबैलेंस हो गया, फिर आप इसे बैलेंस करते। तो अगर आपका
सेम वेरिएबल पैरामीटर दोनों बैलेंस इक्वेशन में आ रहा होता है तो उस ब्रिज को बैलेंस करना थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पे R4 और C4 दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली इन बैलेंस इक्वेशन को गवर्न कर रहे हैं, सो बैलेंसिंग इज इजी टू अचीव। दूसरा, अगर इससे आप निकालें Q ऑफ कॉइल निकालें, Q कैसे निकालेंगे? Q ऑफ कॉइल क्या होती है? Q ऑफ L विल बी ओमेगा L बाई आर, है ना, ओमेगा L बाई आर। तो यहाँ पे मैं इस जो आपका मैक्सवेल इक्वेशन है, जो मैक्सवेल ब्रिज है, उसमें Q ऑफ कॉइल विल बी ओमेगा LX बाय RX। सीधा लिखे, ओमेगा LX का क्या एक्सप्रेशन आया? R2 R3 बाय C4। RX का एक्सप्रेशन क्या आया? R2 R3 बाय R4। तो Q ऑफ कॉइल जो आया वो क्या आ गया? ओमेगा R4 C4। यहाँ पे फिर एक और चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि आपको कई बार ऐसा होता है कि आप उसके इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को सेपरेटली नहीं कैलकुलेट करना चाहते, आप केवल ये चाहते हैं कि जो भी मेरी अननोन कॉइल है उसका क्वालिटी फैक्टर मुझे बता दीजिए ताकि मैं इसकी जो एप्लीकेशन रेंज है सर्किट में उसे फाइंड आउट कर सकूं। तो डायरेक्ट क्यू कैलकुलेशन भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे आप देखिए, सोर्स की फ्रिक्वेंसी आपको पता है, R4 और C4 जो आपके वेरिएबल कंपोनेंट्स थे उनकी वैल्यू रीड करके आप डायरेक्ट Q ऑफ कॉइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फिर एक एडवांटेज हो गया आपका मैक्सवेल ब्रिज का। तो यहाँ पे हमने जो Q ऑफ कॉइल है वो आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं विथ हेल्प ऑफ मैक्सवेल ब्रिज। ये आपका हो गया सेकेंड मैक्सवेल ब्रिज का एडवांटेज। यहाँ पे मैक्सवेल ब्रिज के साथ आप एक जहाँ पे भी आपने इस टॉपिक को लिखना शुरू किया है उसके हेडिंग के साथ आप एक और लिखिए, फॉर इंडक्टेंस मेजरमेंट फॉर अ मीडियम Q रेंज मेजरमेंट। ये जो आपका मैक्सवेल ब्रिज है ये मीडियम रेंज की जो कॉइल है उसका मीडियम Q जहाँ तक है उसी रेंज को मेजर करके बता सकता है। इट कैन मेजर Q ऑफ कॉइल इन द रेंज ऑफ 1 to 10, एक से ज़्यादा और 10 के बीच में मीडियम रेंज के Q मेजरमेंट के लिए ही ये आपको मेजर करके, या ये इसकी एप्लीकेशन पार्ट जो है वो लिमिटेड है। इसका आप एक्सप्लेनेशन ऐसे देखते हैं कि अगर हम इसमें देखें कि Q ऑफ कॉइल जो है वो ओमेगा R4 C4 जो आपका माइक्रोफैरेड्स में है, अगर आप हाई वैल्यू के Q मेजरमेंट के लिए इसको काम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड R4 होगा वो जनरली 10⁵ या मेगा ओम की रेंज में चला जाता है। 100 किलो या मेगा ओम की रेंज का वेरिएबल रजिस्टर लेना एक कॉस्टली एलिमेंट हो जाता है। तो ये वाला जो आपका मैक्सवेल ब्रिज है ये हाई Q मेजरमेंट आपको करके नहीं दे पाता। तो इसका इंपॉर्टेंटली फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला जो रेंज है वो है Q इन द रेंज ऑफ 1 to 10। तो इसको भी आप बोल्ड में और हाईलाइट करके इस टाइटल के साथ लिख लीजिए, मैक्सवेल फॉर इंडक्टेंस मेजरमेंट फॉर मीडियम रेंज ऑफ Q मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर हम इस मैक्सवेल ब्रिज की ये आपकी बैलेंस इक्वेशंस आ गई हैं, वेरी सिंपल, और आपको जो प्रॉब्लम बनेगी उसमें इस तरह से यहाँ पे आपका सोर्स का कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और आपको कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे और अननोन पैरामीटर्स आपको पूछा जा सकता है या आपको फाइंड आउट करके आंसर देना है। ये सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों का ही एक मेजर पोर्शन कवर करता है। तो बैलेंस इक्वेशन निकालना, आप बैलेंस इक्वेशन जब निकालिए तो हमें ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि ब्रिज याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे ब्रिजेस के बैलेंस इक्वेशन याद रखना कोई बहुत सिंपल सा टास्क नहीं है। मल्टीपल टाइम जब एक ही तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जाते हैं तो आपको कुछ आइडिया रह जाएगा। ये सब पैरामीटर्स आपने R2 भी चेंज इन योर प्रॉब्लम। सो जनरलाइज आप अपना बैलेंस इक्वेशन निकालने का तरीका अपना प्रैक्टिस कर लें और फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ गिवन वैल्यूज आप उसको फाइंड आउट करके और आप अपना आंसर जो है वो निकाल लेंगे। तो salient features can be summarized as Maxwell bridge is used for medium Q measurement in the range of 1 to 10. Okay.
बोथ बैलेंस इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। ये हमने बताया था कि जो दोनों बैलेंस इक्वेशंस है वो इंडिपेंडेंट है, तो इसका जो बैलेंसिंग है वो इजीली आप अचीव कर पाते हैं। बैलेंस इक्वेशंस आर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, ये एक और इसका सेलिएंट फीचर है। देखिए RX और LX दोनों के लिए जब हमने इसको बैलेंस किया तो दोनों में ही ओमेगा टर्म नहीं आ रही। आपने एक किसी ऐसी सोर्स के लिए अगर इसको बैलेंस कर दिया और जैसे ही आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो आपका ब्रिज जो है वो अनबैलेंस नहीं होगा। तो ये भी इनके पॉजिटिव पॉइंट्स में कैलकुलेट होता है। अगर आपके ब्रिज की जो बैलेंस इक्वेशंस है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है तो इसमें सोर्स की फ्रीक्वेंसी किसी भी रीजन से वेरी होने पे आपका ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में नहीं मूव कर जाता है। फिर जो है बैलेंसिंग रिक्वायर्स अ वेरिएबल कैपेसिटर दैट इज कॉस्टली एलिमेंट। ये इसके नेगेटिव या जो आप उसमें डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ मैक्सवेल ब्रिज। तो इसमें जो बैलेंसिंग अचीव की आपने एक वेरिएबल कैपेसिटर कंपोनेंट लगाया है और वेरिएबल कैपेसिटर जो है वो सर्किट में अप्लाई किए जाने वाला एक कॉस्टली एलिमेंट है। तो इसको आप इसके डिसएडवांटेज में डिस्कस करके अपने आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे फीचर्स हो गए आपके मैक्सवेल ब्रिज के। नेक्स्ट अपने जो वीडियो है उसमें हम दूसरा एक टाइप ऑफ इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाने वाला ब्रिज हेज ब्रिज पढ़ेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।